बिहार का एक छोटा सा गांव रूपनगर। इस साल रूपनगर में ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी मानो खून ही जम जाए। लोग ठंड से कांप रहे थे, लेकिन इस जानलेवा ठंड में भी गांव का इकलौता मटन बेचने वाला रघुवीर बेहद खुश था। स्वभाव से घमंडी और लालची रघुवीर ने ठंड बढ़ते ही मटन चावल की प्लेट सीधे 100 से 200 रुपए कर दी थी। अरे राजू भाई, सुनना चलना यार, आज रघुवीर के यहाँ गर्मा गर्म चंपारण मटन चावल खा के आते हैं। इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है, सोच वो मसालेदार गरम मटन और चावल खाने में कितना मजा आएगा। भाई स्वाद की बात मत कर, वो रघुवीर इंसान नहीं, साक्षात जल्लाद है। इतना घमंड है उसमें कि बात बात पर गरीबों को दुत्कार देता है। मैं तो उसके दरवाजे पर भी पैर ना रखूं। अरे भाई गुस्सा छोड़ ना, ठंड में हाथ पैर सून हो रहे हैं, उसके हाथ का मटन खाते ही पूरा शरीर गर्म हो जाता है। चल ना, क्या पता आज उसका मूड अच्छा हो और हमसे तमीज से बात कर ले। चल ठीक है, सिर्फ तेरी खातिर चल रहा हूँ, लेकिन याद रखना राजकुमार, अगर आज उसने अपने घमंड में एक भी उल्टा शब्द बोला तो मैं बिना खाए वहीं से वापस आ जाऊंगा। वह दोनों बातें करते करते रघुवीर की दुकान की ओर चल पड़े। रघुवीर भाई प्रणाम, जरा जल्दी से हमारे लिए भी 2 प्लेट स्पेशल मटन करी और चावल लगा दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं भाई। अरे ओ साहब सादे, ये आंखें बटने क्या तुम्हारी? दिखाई नहीं दे रहा यहाँ लाइन में कितने लोग खड़े हैं सुबह से? पीछे जाओ और लाइन में लगो, जब तुम्हारी बारी आएगी तब मिलेगा। यहाँ कोई मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा। अरे राजकुमार, इधर देख बोर्ड पर, इस लालची ने कल तक जो प्लेट 100 रुपए की थी आज सीधे 200 रुपए कर दी। ये तो सीधे सीधे हम गरीबों का खून चूस रहा है। ए लड़के, जबान संभाल के बात कर। लूटना किसे कहते हैं जानते भी हो? खाना है तो चुपचाप जेब से 200 रुपए निकालो और लाइन में लगो, वरना यहाँ खड़े होकर मेरे दूसरे ग्राहकों को भड़काना बंद करो। चलो उठो यहाँ से। रघुवीर भाई, इस कड़कती ठंड में लोगों की खेती बाड़ी मजदूरी सब बंद पड़ी है, घरों में पैसे नहीं है, तुम इस मुश्किल वक्त में इतना महंगा मटन बेच रहे हो। कुछ तो रहम करो इंसानों पर। रहम? अरे मैं यहाँ धंधा करने बैठा हूँ या समाज सेवा करने? ठंड ज्यादा है तो क्या मैं अब अपनी जेब से लोगों को मुफ्त में मटन चावल खिलाना शुरू कर दूं? तुम दोनों ने खाने से ज्यादा तो मेरा दिमाग खा लिया है। निकलो मेरी दुकान से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। चलो राजकुमार भाई, मैंने पहले ही कहा था ना कि ये इंसान जानवरों से भी बदतर है। इसके यहाँ का खाना मतलब अपनी इज्जत दांव पर लगाना। हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन इस घमंडी के यहाँ से एक दाना भी नहीं खाएंगे। हाय बड़े मटन खाने वाले, जेब में पैसे नहीं और शौक नवाबों वाले। चलो हटो यहाँ से। रघुवीर की यहाँ से बिना कुछ खाए और अपमानित होकर लौटते हुए दोनों दोस्तों की नजर केशव पर पड़ती है। कड़कड़ाती ठंड में जहाँ लोग रजाई से बाहर नहीं निकल रहे थे, वहीं केशव फटे हुए कपड़ों में खेतों में काम कर रहा था। सुनो केशव भाई, इतनी जानलेवा ठंड में तुम खेतों में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? क्या कह रहे थे राजकुमार भाई? हवा बहुत तेज है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, एक बार और कहो। हम कह रहे थे कि इतनी ठंड में तुम खेतों में काम कैसे कर पा रहे हो? हाथ पैर जम नहीं रहे क्या तुम्हारे? ठंड तो बहुत लग रही है राजू भाई, पर क्या करूं, गरीब आदमी हूँ, घर पर बूढ़ी माँ बीमार है और माथे पर कर्ज का बोझ है। अगर ठंड खत्म होने से पहले साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया तो वो मेरा घर छीन लेगा। ये तो सच में बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। एक तरफ तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और दूसरी तरफ वो रघुवीर है। हम दोनों अभी उसके यहाँ मटन चावल खाने गए थे, और वो इतना महंगा मटन बेच रहा है कि क्या बताएं। ऊपर से वो घमंडी भी बहुत है। हाँ मैंने भी सुना है कि वो बहुत घमंडी है, पर फिर भी पूरे गांव के लोग उसी के पास मटन चावल खाने क्यों जाते हैं? अरे भाई गांव वाले तो मजबूरी में उसके पास जाएंगे ही ना। वो मटन बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है, और इस कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्म मटन खा के तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है। इसीलिए लोग उसके नखरे सहते हैं और पैसे लुटाते हैं। हाँ तुम्हारी बात भी तो सही है, पर उसे थोड़ा लालच कम करना चाहिए। इतना लालच ठीक नहीं, वो तो बस लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तीनों आपस में बात करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन केशव के दिमाग में वही बातें घूम रही थी। अगले दिन सुबह जब केशव काम पर जाने लगता है,
तो रास्ते में उसे खेतों में काम करने वाला उसका साथी शामू मिलता है। केशव, लगता है तुम खेतों में काम करने जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं क्या, हमारे सेठ ने सारे मजदूरों को काम पर आने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि ठंड ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए अब से खेतों में काम बंद रहेगा। ये क्या कह रहे हो शामू भाई? मेरा तो घर ही खेती के काम से चलता था, अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो मेरी माँ की दवाई का खर्च और घर का कर्ज भी चुकाना था। जाने दो केशव भाई, अब कोई और काम ढूंढ लेना। हमारे सोचने से काम वापस थोड़ी आ जाएगा। चल, दिमाग शांत करने के लिए रघुवीर के यहाँ से गरम गरम मटन चावल खा के आते हैं। शरीर गर्म हो जाएगा। नहीं श्यामू भाई, मैं उस घमंडी के यहाँ नहीं जाता। और वैसे भी उसने अपना मटन चावल सीधे 200 रुपए का कर दिया है। क्या बात कर रहे हो? 200 रुपए? बताओ, इस ठंड में हम गरीब कमा भी नहीं पा रहे और वो 200 रुपए का मटन बेच रहा है। काश हमारे गांव में भी कोई ऐसा होता जो स्वादिष्ट और सस्ती मटन करी बनाता और हमें खिलाता। हाँ श्यामू भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। काश कोई ऐसा होता। शामू तो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही केशव के मन में एक बिजली सी कौंधती है। वो सोचता है कि कोई और मटन चावल क्यों बेचे, यही काम वो खुद क्यों नहीं कर सकता। इससे उसकी माँ का इलाज भी हो जाएगा और गांव वालों को सस्ता खाना भी मिलेगा। केशव तुरंत भागकर अपने दोस्त राजकुमार और राजू के पास जाता है। अरे भाई सुनो, तुम दोनों यहाँ आओ, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ केशव भाई? क्या बात करनी है तुम्हें हमसे? हम तो अभी थोड़ा बिजी थे। चिंता मत करो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ये कह रहा था कि क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं गांव में मटन चावल की दुकान खोलूंगा तो कैसा रहेगा? मेरी दुकान चलेगी कि नहीं? केशव भाई, तुम्हारी खेती का क्या हुआ? तुम तो खेती करते हो ना? अचानक से ये मटन बेचने का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? खेती तो मेरी बंद हो गई है भाई। सेठ ने ठंड की वजह से काम बंद कर दिया। और फिर मैंने कुछ लोगों से सुना कि सब चाहते हैं गांव में कोई और मटन वाला आए जो सस्ता बेचे और प्यार से बात करे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मटन चावल का ठेला मैं ही लगा लूं। केशव भाई, देखो, तुम्हारी बात तो सही है, गांव में एक सस्ता मटन वाला तो चाहिए ही, लेकिन क्या तुम वैसा ही स्वादिष्ट मटन चावल बना भी पाओगे? कबीर का मटन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर तुम उससे अच्छा बना पाओगे तभी लोग आएंगे। हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी माँ मुझे सब सिखा देंगी। उन्हें सब बनाना आता है और वो बहुत ही स्वादिष्ट मटन करी बनाती है। बस एक दिक्कत है, पैसों की। ठेला लगाने और सामान खरीदने के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। ठीक है केशव भाई, आखिर तुम हमारे दोस्त हो, तो पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं और राजकुमार, हम दोनों जैसे तैसे पैसे जमा करके तुम्हें दे देंगे। और हाँ, जब तुम्हारा काम अच्छे से चलने लगेगा और मुनाफा होगा तब लौटा देना। धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त भगवान हर किसी को दे। पैसे का इंतजाम तो हो गया, लेकिन केशव के मन में एक बात आई कि माँ तो बीमार है, उन्हें परेशान करने से अच्छा है कि वो पहले रघुवीर से ही जाकर थोड़ी मदद मांग ले। शायद एक गरीब पर उसे दया आ जाए। केशव उम्मीद लेकर रघुवीर के ढाबे पर पहुंच जाता है। आओ आओ, गर्मा गर्म चंपारण मटन करी और चावल खाओ, सारी ठंड को भूल जाओ। बताओ भाई, हाफ प्लेट या फुल प्लेट? अरे नहीं रघुवीर भाई, मैं यहाँ तुम्हारा मटन चावल खाने नहीं आया। मुझे असल में तुमसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो तुम्हारा बहुत भला होगा। अच्छा, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? देखो भाई, बस पैसे मत मांगना तुम। अभी धंधा मंदी में चल रहा है, इसलिए पैसों की मदद तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं रघुवीर भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। असल में मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी मटन करी बनाना सिखा दो। ठंड में मेरे खेतों का काम बंद हो गया है और मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे दवा के लिए पैसे चाहिए। मैं भी एक छोटा ठेला लगाना चाहता हूँ ताकि थोड़े पैसे कमा सकूं। वाह वाह भाई वाह, मतलब तुम चाहते हो कि मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं? मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें मटन बनाना सिखाऊं और तुम ठेला लगा के मेरे ही पीठ में छुरा मार दो, मेरे सारे कस्टमर अपनी तरफ खींच लो। चलो निकलो यहाँ से। तुम जैसे गरीब लोगों को तो गांव से ही निकाल देना चाहिए, बस दूसरों का धंधा खराब करने के पीछे पड़े रहते हैं। रघुवीर भाई, ऐसा मत कहो, मैं आपको भी थोड़े बहुत पैसे दूंगा,
जितना भी मैं कमाऊंगा उसमें से प्लीज मेरी मदद कर दो। नहीं, तेरे छोटे मोटे पैसों के लिए मैं अपना धंधा खराब नहीं कर सकता। जाके कहीं और भीख मांग और अपनी माँ का इलाज करवा। मुझे शांति से अपना ढाबा चलाने दे। चल जा यहाँ से। रघुवीर के ढाबे से दुत्कारे जाने के बाद केशव का दिल टूट जाता है। वो भारी कदमों से रोता हुआ अपने घर वापस आता है। घर आते ही वो देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ ठंड से कांपते हुए एक फटे कंबल में सोई हुई है। केशव अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। आ गया बेटा तू? आज तू खेती करने नहीं गया क्या? आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए तुम? हाँ माँ, क्या है ना, आज खेतों में काम बहुत ही कम था तो सेठ ने कहा कि सब अपने अपने घर चले जाओ, इसलिए आज मैं जल्दी आ गया। अच्छा बेटा, ठीक है, मैंने खाना बना के रखा है, तू वो खा लेना। मुझे आज मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ, मैं खा लूंगा, आप चिंता मत करो। पर अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना है, कुछ जरूरी काम। मैं कुछ ही देर में आता हूँ, तब तक आप आराम से सो जाइए। केशव घर से बाहर आता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वो अपनी माँ से सच नहीं छुपा सकता। वो दोबारा अपनी माँ के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपसे झूठ बोला। सच तो ये है कि ठंड की वजह से खेतों का काम हमेशा के लिए बंद हो गया है। हमारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और आपके इलाज के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। माँ, मैं हारना नहीं चाहता, मुझे आपकी मदद चाहिए। बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं बस थोड़ी सी ही बीमार हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। अगर मैं ही इस मुश्किल वक्त में तेरे काम ना आ सकूं, तो मेरा माँ कहलाना ही बेकार है। बता मेरे लाल, तुझे क्या मदद चाहिए? क्या हुआ है? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस ठंड में गांव में मटन करी और चावल का ठेला लगा लूं। लोग मटन खाना पसंद करते हैं, लेकिन रघुवीर ठंड का फायदा उठाकर बहुत महंगा बेच रहा है और घमंड दिखाता है। सस्ता और अच्छा मटन बेचूं, हमारा घर भी चलता कर बहुत महंगा बेच रहा है और घमंड दिखाता है। अगर मैं सस्ता और अच्छा मटन बेचूं तो हमारा घर भी चल जाएगा और गांव वालों का भला भी होगा। क्या आप मुझे मटन करी बनाना सिखा दोगी? बस इतनी सी बात, इसमें मुझे क्या परेशानी होगी बेटा? तू मेहनत करने से मत डर। मैं तुझे अपनी बरसों पुरानी सीक्रेट रेसिपी बताऊंगी, तू बस वैसा ही करना। सबसे पहले मटन को साफ पानी से अच्छे से धोना और फिर गरम सरसों के तेल में खड़े मसाले डालना। केशव की माँ उसे धीरे धीरे मसालों का सही नाप और मटन पकाने का असली तरीका समझा देती है। केशव अपने दोस्तों से मिले पैसों से बाजार जाता है और ताजा मटन लेकर आता है। माँ की देख रेख में वो पूरी जान लगाकर मटन करी तैयार करता है। बनने के बाद वो पहला निवाला अपनी माँ को खिलाता है। बेटा, ये मटन करी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। ऐसी मटन करी तो शायद मैं भी नहीं बना पाती, जैसी तूने पहली बार में ही बना दी। देखना, तेरा धंधा खूब अच्छा चलेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अब सो जा, कल सुबह होते ही बाजार से ताजा मटन लाना, बासी मत लाना, और प्यार से बेचना। अगले दिन सुबह होते ही केशव मटन की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनो भाई, मुझे 4 किलो एकदम ताजा मटन दे दो, बासी मटन मत देना। आज दुकान का पहला दिन है, ग्राहक नाराज नहीं होने चाहिए। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ हमेशा ताजा ही माल मिलता है। बासी मटन वाला काम हम नहीं करते। वो रघुवीर भी हमारे यहाँ से ही मटन लेकर जाता है। अच्छा भाई, थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना, मैं अब से रोज आपसे ही मटन लेकर जाऊंगा। अगर मुनाफा अच्छा हुआ तो 4 किलो से ज्यादा भी ले जाऊंगा। ठीक है भाई, अगर तुम हमारे रेगुलर ग्राहक बन जाओगे तब मैं जरूर डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन आज पहले दिन केशव मटन लेकर घर आता है। उसे माँ के बताए तरीके से बड़े प्यार से पकाता है और चौराहे पर अपना ठेला लगा देता है। दूसरी तरफ उसके सच्चे दोस्त राजकुमार और राजू पूरे गांव में घूम घूम कर उसके ठेले का प्रचार करने लगते हैं। सुनो गांव वालों, अगर इस कड़कती ठंड से छुटकारा चाहिए तो अभी गांव के चौराहे पर जाओ। वहां लगा है एकदम नया, साफ सुथरा और सस्ता मटन चावल का ठेला। जाओ भाई जाओ, गरम मटन खाओ और ठंड भगाओ।
दोस्तों की आवाज सुनकर और गरम गरम मटन की खुशबू से खींचे चले आए लोग पहले ही दिन केशव के ठेले पर जमा हो जाते हैं। आइए आइए भाइयों, इस कड़कती ठंड में गर्मा गर्म मटन करी और चावल खाइए। ठंड को दूर भगाइए और अपने पैसे भी बचाइए। मात्र 100 रुपए में फुल प्लेट गर्मा गर्म स्वादिष्ट मटन चावल। क्या बात कर रहे हो केशव भाई, मात्र 100 रुपए में मटन चावल? ये तो तुम उस रघुवीर से आधे दाम में बेच रहे हो। पर मटन ताजा तो है ना, स्वादिष्ट होगा ना? हाँ भाई, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। अगर स्वाद अच्छा नहीं लगा तो 1 रुपया भी मत देना, बस एक बार खा के देखो। वादा करता हूँ रघुवीर का मटन भूल जाओगे। अच्छा ठीक है भाई, बातें मत बनाओ, जल्दी से 1 प्लेट मेरे लिए लगा दो। हाँ, 1 प्लेट मेरे लिए भी लगाओ। केशव सबको मुस्कुराते हुए मटन चावल परोसने लगता है। जो भी पहला निवाला खाता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मटन इतना लाजवाब और गर्म था कि लोग उंगलियां चाटने लगते हैं। देखते ही देखते वहां भीड़ बढ़ जाती है। केशव बिना रुके सबको खाना देता है और मात्र 2 घंटे में उसका पूरा पतीला खाली हो जाता है। तभी वहां श्यामू आता है। केशव भाई, ये क्या, सारा मटन खत्म हो गया यार। मैं तो इतनी दूर से इस ठंड में तुम्हारा मशहूर मटन चावल खाने आया था। सुना था तुम्हारा मटन बहुत ही स्वादिष्ट और सस्ता है। हाँ श्यामू भाई, सुना तो तुमने सही था, लेकिन आज पहला दिन था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, इसलिए मैं कम मटन लाया था। सारा माल बिक गया भाई, मुझे माफ कर दो। केशव भाई, तुमने तो दिल तोड़ दिया यार। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल मटन ज्यादा लेकर आना। और हाँ, अगर खत्म भी होने वाला हो तो मेरे लिए 1 प्लेट छुपा कर रख देना, मैं कल जरूर आऊंगा। चलो ठीक है शामू भाई, आप सबका ये प्यार देखकर मेरा हौसला बढ़ गया है। कल मैं बाजार से दुगना मटन लाऊंगा और इससे भी ज्यादा स्वाद के साथ खिलाऊंगा। एक तरफ जहां केशव की दुकान पर खुशियों का माहौल था और सारा मटन बिक चुका था, वहीं दूसरी तरफ चंपारण मीट हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। रघुवीर मक्खियां मार रहा था। उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। भिखारी केशव के बच्चे की वजह से आज मेरा 1 रुपए का भी मटन नहीं बिका। सारा गांव उसके ठेले पर टूट पड़ा है। अगर ऐसा ही रहा तो लोग मेरे पास कभी नहीं आएंगे। मुझे उसका धंधा हमेशा के लिए चौपट करना होगा। केशव, तूने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। केशव को बर्बाद करने के लिए रघुवीर के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर रघुवीर सीधे मटन के थोक व्यापारी अली की दुकान पर पहुंच जाता है। दुकान पर अली का बेटा साजिद अकेला बैठा हुआ था। सुनो साजिद, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम्हारी दुकान का कितना पुराना ग्राहक हूँ। मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? अरे रघुवीर भाई, आप हमारे बड़े ग्राहक हैं, भला आपके काम को कैसे मना कर सकते हैं? हाँ बताइए, क्या काम है? ये पूरे 4000 रुपए हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि जब वो केशव आज मटन लेने आए तो उसे वो मटन देना जो सड़ चुका हो, जिसमें से बदबू आ रही हो। अगर तुमने ऐसा किया तो ये 4000 रुपए भी तुम्हारे, और मैं जिंदगी भर तुम्हारे यहाँ से ही माल खरीदूंगा। 4000 रुपए? रघुवीर भाई, जब लक्ष्मी खुद चलकर आई हो तो कौन मना करेगा? काम एकदम पक्का समझिए। मैं अभी वो सड़ा हुआ मटन अलग निकाल कर रख देता हूँ, केशव को वही मिलेगा। साजिद ने पैसों के लालच में आकर सड़ा हुआ मटन एक तरफ छुपा कर रख दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद साजिद के पिता अली दुकान पर आ जाते हैं। सुन बेटा साजिद, जल्दी से घर जा, तेरी अम्मी तुझे बुला रही है। घर के कुछ जरूरी काम है, वो निपटा कर आ। तब तक दुकान मैं संभालता हूँ। जी अब्बू, मैं अभी जाता हूँ। साजिद हड़बड़ी में अपने पिता को सड़े हुए मटन के बारे में बताना भूल जाता है और वहां से चला जाता है। साजिद के जाते ही केशव खुशी खुशी दुकान पर पहुंचता है। उसे क्या पता था कि उसके पीछे इतनी बड़ी साजिश रची गई है। प्रणाम अली चाचा, आज मेरा धंधा बहुत अच्छा चला है, इसलिए आज मुझे सीधे 10 किलो एकदम ताजा मटन दे दो। और आपका लड़का साजिद कहाँ है? उसने कहा था कि रेगुलर ग्राहक बनने पर वो आज मुझे कुछ डिस्काउंट देगा।
अरे बेटा, साजिद तो घर गया है और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ। ये लो तुम्हारा मटन। अनजाने में अली चाचा वही मटन का पैकेट केशव को दे देते हैं जो साजिद ने नीचे छुपा कर रखा था। केशव मटन लेकर घर आता है। मटन सड़ा हुआ था, लेकिन माँ की बताई तेज मसालों और खुशबूदार खड़े मसालों की वजह से उसकी बदबू छिप जाती है। केशव मन लगाकर मटन करी बनाता है और शाम को अपना ठेला चौराहे पर लगा देता है। तभी दूर से गश्त लगाते हुए दो पुलिस अफसर वहां आते हैं। सर जी, वो देखिए सामने नया मटन चावल वाला। पूरे गांव में इसी के मटन की चर्चा हो रही है। चलिए ना, इस कड़कती ठंड में एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन चावल खाकर आते, शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। चलो आज इसी का स्वाद चखते हैं। दोनों पुलिस वाले चलकर केशव के ठेले के पास आते हैं। सुनो भाई, जल्दी जल्दी हमारे लिए 2 प्लेट गरम गरम मटन चावल लगाओ, और हाँ, मटन एकदम फ्रेश होना चाहिए। अरे हुजूर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मटन एकदम फ्रेश और ताजा है। स्वाद ऐसा है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये लीजिए हुजूर, गर्मा गर्म मटन चावल। केशव बड़े आदर से दोनों को प्लेट देता है। जैसे ही पहला पुलिस अफसर मटन का टुकड़ा मुंह में डालता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो तुरंत उसे जमीन पर थूक देता है। छू छू, ए लड़के, ये क्या बकवास खिला रहा है हमें? तुझे कहा था ना कि ताजा खिलाना। ये तेरा मटन तो एकदम सड़ा हुआ है, इसमें से भयानक बदबू आ रही है। बीमार करना चाहता है पुलिस को? नहीं नहीं सर जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपने हाथों से आज सुबह ही अली चाचा की दुकान से बिल्कुल ताजा मटन लेकर आया था। मैंने कोई मिलावट नहीं की सर। चुप कर। तुम जैसे लोग पैसों के लालच में गांव वालों की जान से खिलवाड़ करते हो और सड़ा हुआ मांस खिलाते हो। चलो जेल में, वहीं अकल ठिकाने आएगी। साहब, मैं गरीब जरूर हूँ पर बेईमान नहीं। अगर मटन खराब है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो मटन की दुकान से जैसा लाया वैसा ही बनाया। आप चलिए मेरे साथ, आपको मटन वाले से ही पूछताछ करनी चाहिए। बात तो ये सही कह रहा है। चलो पहले उस मटन बेचने वाले को ही दबोचते हैं। दोनों पुलिस वाले केशव को साथ लेकर सीधे अली चाचा की दुकान पर धमक पड़ते हैं। वहां भारी भीड़ जमा हो जाती है। अरे साहब जी, आप लोग अचानक यहाँ? खैरियत तो है? कोई मटन चाहिए था क्या? हमें मटन नहीं, तुम चाहिए अली। पता चला है कि तुम दुकान में सड़ा हुआ और बदबूदार मटन बेचते हो। इस लड़के केशव को तुमने सुबह सड़ा हुआ मटन क्यों दिया? क्या? सड़ा हुआ मटन? नहीं साहब, ये झूठ है। मैं तो बरसों से इस गांव में ईमानदारी का धंधा कर रहा हूँ। मैंने केशव बेटा को वही मटन दिया जो बाहर रखा हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता साहब। तभी साजिद घर का काम निपटाकर दुकान पर वापस आता है। पुलिस को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो पैर पकड़कर रोने लगता है। नहीं साहब, मेरे अब्बू को छोड़ दीजिए, इसमें मेरे अब्बू की कोई गलती नहीं है। सारा कसूर मेरा है। वो चंपारण मीट हाउस वाले रघुवीर ने मुझे सुबह 4,000 रुपए दिए थे। उसने कहा था कि केशव को सड़ा हुआ मटन दे देना ताकि उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। अब्बू को इस बारे में कुछ नहीं पता साहब। ये सुनते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। रघुवीर, जो दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर तमाशा देख रहा था, धीरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राजकुमार और राजू की नजर उस पर पड़ जाती है। पकड़ो, वो रहा रघुवीर। भागने मत देना उस पापी को, उसी ने ये सब किया है। गांव वाले दौड़कर रघुवीर को दबोच लेते हैं और घसीटते हुए पुलिस के सामने ले आते हैं। अच्छा, तो ये सब इस घमंडी और लालची रघुवीर की चाल थी। दूसरों का धंधा बर्बाद